अच्छा बाबू भैया, एक बात जी। बताइए। हमने प्लैनेट्स के बारे में तो बात की है जी। कि प्लैनेट्स का क्या क्या प्रभाव होता है, अपना जी। पिछले कर्मों से रिलेट किया है उसको। जी। ये 12 घर भी है एस्ट्रोलॉजी में। जी। 9 प्लैनेट्स एंड 12 हाउसेस। ओ माय गॉड, सो मेनी कॉम्बिनेशंस। बस ये इन्हीं पे जितना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चलता है, 9 ग्रह और 12 घर या 12 भाव, 12 भाव। उसी के आधार पर जो भी हम प्रिडिक्ट करते हैं, हम्म। जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं, हम्म। वो इन्हीं आधार पे प्रिडिक्ट करते हैं कि ये 9 ग्रह कौन कौन से घरों में बैठे हुए हैं। अच्छा जी। तो ये फर्स्ट सेकंड से ऐसे पूरा जो वो चालू होता है। मैंने भी चार्ट देखा, आपने भी चार्ट देखा होगा। जी। तो ये सबसे पहला घर। अब जैसे हमारा जो गणित था, ये कि हमने जैसे बातचीत करी थी कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो पूर्व जन्मों से कैसे गणित रखती है, ग्रह कैसे रखते हैं। जैसे ग्रह गणित रखते हैं, वैसे ही घर भी जो होते हैं, जो आपका लग्न होता है या जो आपका लग्नेश होता है या आपकी चंद्र राशि होती है, वो भी कहीं ना कहीं आपके पूर्व जन्मों से निर्धारित होती है। ओके। क्योंकि मान के चलिए किसी का जन्म किसी निश्चित स्थान पे हुआ है, वहां पे लग्न की स्थिति थोड़ी देर में बदल जाती है, 2 घंटे के बाद में। अच्छा। मतलब कोई जातक अगर थोड़े समय के बाद में पैदा हुआ है तो उसका लग्न बदल जाएगा। इसीलिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इसलिए टाइमिंग बहुत कुंडली इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने जाते हैं तो फर्स्ट पहला घर जो होता है लग्न हाउस बोलते हैं ना उसको। सबसे महत्वपूर्ण घर होता है पहला हाउस। ओके। लग्न जो आपकी पूरी ओवरऑल पर्सनालिटी होती है, आपका जो व्यक्तित्व होता है, आपके सोचने का तरीका होता है, वो दर्शाता है। अच्छा। और ये भी कहीं ना कहीं जो लग्न मिलता है जो समय के अनुसार, ये भी कहीं ना कहीं पिछले लाइफ से निर्धारित होता है। हो सकता है सेम ग्रहों की पोजीशन तो सेम रहती है ट्रांजिट में। अब मान के चलिए किसी का 2 घंटे बाद जन्म हुआ, किसी का पहले भाव में उच्च का कोई ग्रह बैठा है, थोड़ा समय बदला वो 12वें में चला गया। तो 2 घंटे के अंदर ही आप देखिए, वैसे तो आगे की जो 9 मास 10 मास होते हैं तो मिनटों में बदल जाते हैं, जिससे पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। इसलिए 2 जुड़वा लोगों की भी जिंदगी एक जैसी नहीं चलती। 7 नंबर की मेरी है, 7 नंबर का लग्न है मेरा। तेरा तो 7 मतलब नंबर का क्यों 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 मतलब ऐसा वहां पर कुछ एग्जांपल्स के तौर पे। अब आप मान के चलिए जैसे आपके 7 नंबर का लग्न है, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये शुक्र से प्रभावित लग्न है। ओके। तुला राशि। अच्छा, तुला राशि, लिब्रा एसेंडेंट। लिब्रा एसेंडेंट। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में भी देखोगे तो जैसे उसका सिंबल होता है तराजू। हाँ। तो मैंने जितना आपको देखा है, आप बहुत व्यवस्थित काम करते हैं, बिल्कुल बैलेंस्ड। खाने से लेके, बातचीत से लेके, कोई भी आपका जो काम रहता है, तो चूंकि आपने पिछले जन्मों में इसके लिए कुछ ना कुछ प्रयास किए होंगे, बीज डाले होंगे ऐसे। बीज डाले होंगे आपने। ओके। इसलिए आपका जो लग्न बना है वो लिब्रा बना है। ओके। अब दूसरा जो लिब्रा जो लग्न होता है, ये शुक्र का होता है। तो आप जैसे डांस बहुत अच्छा करते हैं, बिल्कुल। आपके अंदर कला है, आपके अंदर बहुत सी जो क्वालिटीज है शुक्र से रिलेटेड, वो इसलिए आपका जो लग्न है वो ये बना हुआ है। शुक्र वाणी का भी होता है नहीं? वो तो बुध का वो बुध होता है। अच्छा। शुक्र अट्रैक्शन का कारक है। आपका जो एक अट्रैक्शन आता है जब भी आप परफॉर्म करते हैं कहीं पे, बिल्कुल, तो ये आपने कहीं ना कहीं अर्जित किया है। उसके बीज मैंने पहले से ही रखे हुए हैं। पहले से रखे हैं। इसलिए वो निर्धारित समय पे, आपका जन्म ऐसे समय पे हुआ जब आपका जो असेंडेंट है वो तुला लग्न का बना। ओके। इसी जगह पे मान लीजिए किसी का धनु लग्न का बनता, तो धनु का मतलब होता है व्यक्ति का जो गोल है वो निर्धारित है। अच्छा, धनु। धनु वाला जो उसका सिंबल है। ये नाम भी बड़े मतलब ऐसे हैं जो रिलेटेड रहते हैं, बहुत रिलेटेड। हाँ। तराजू, बुध दिमाग, गुरु ज्ञान, शनि कर्मस। हाँ, तो ये चंद्र को दिमाग का देख लिया आप। बहुत सिंपल भी है अगर देखने जाए तो। आपका हर एक जो इसका सिंबल है, जैसे टॉरस बैल है, वो बहुत मेहनती होता है, बहुत मेहनती। इसलिए टॉरस वाले बहुत मेहनती होंगे। आप किसी का भी टॉरस राशि देखे या लग्ना देखे, असेंडेंट की हम बात कर रहे हैं अभी, तो व्यक्ति बहुत मेहनती होगा। बिल्कुल। अब हमने धनु की बात करी, तो धनु का उदाहरण बहुत अच्छा है विराट कोहली। विराट कोहली का जो लग्न पड़ता है वो धनु लग्न पड़ता है। अच्छा। जो जानकारी प्राप्त है उसके अनुसार, तो आप जितना उनको लक्ष्य के प्रति वो देखेंगे, अपना धनुष बाण लेके उनको जिताना है। पाकिस्तान का मैच आपको याद होगा, टुक टुक करके ले गए और एक भाई साहब को ऐसा सीधा छक्का मारा था जो आज भी उनके सपनों में आता है। उनका नाम हम भूल गए हैं। हाँ? बॉलर का। अरे हमारे पाकिस्तानी बॉलर, मैं भी नाम भूल गया। तो आके उनको बोला था यार हर जगह जाऊं कोहली कोहली हो जाता है। तो मतलब जिसका धनु लग्न स्ट्रांग है उनका गोल बहुत क्लियर रहता है। उनका गोल बहुत क्लियर होता है। धोनी भाई साहब का भी धनु लग्न है क्या? धोनी का मतलब मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि देखी होगी उनकी चार्ट भी, लेकिन चूंकि अभी कोहली करंट में जो है उनकी कुंडली का विश्लेषण देखने के हिसाब से हम करते रहते हैं। ओके। तो ये फर्स्ट हाउस से जो लग्न से है काफी कुछ एक इंसान के बारे में पता चल जाता है। जी, पहला जो हाउस है वो आपको इतना कुछ बता देगा। अब जो लग्नेश की पोजीशन फिर क्या होता है, फिर डिफरेंस हो जाएगा। अच्छा। आपका मान के चलो हजारों लोगों का 7 नंबर का लग्न होगा, 2 नंबर का होगा। यस। अब वो लग्नेश किधर बैठा है, केंद्र में बैठा है
या त्रिकोण में बैठा है या त्रिक भावों में बैठा है या उपाच्य भाव में बैठा है, वो फिर वो पूरी कंडीशन चेंज। मेरे लग्न का स्वामी शुक्र है, तेरा भाग्य भाव में बैठा है, भाग्य भाव में बैठा है 9th हाउस में। हाँ, तो शुक्र के फील्ड में आना आपका भाग्य था। अच्छा, आप कहीं ना कहीं एक ऐसी लाइमलाइट वाली दुनिया में है, शुक्र लाइमलाइट दिखाता है, बिल्कुल फेम वाली दुनिया में है। आप अभिनय भी कर चुके हैं कई वेब सीरीज में जी, अच्छे बड़े आर्टिस्ट के साथ कर चुके हैं, इंटरव्यूज किए हैं, कितने सारे इंटरव्यूज किए हैं प्रीति जिंटा के साथ, राकेश ओम प्रकाश मेहरा के साथ में, तो वो भी आपके लगने से वो है। जो चैनल में नए हैं, सफर लंबा है भाई साहब, इंस्टाग्राम खोल के देख सकते हैं आप जी। तो सफर लंबा रहा है। तो ये फर्स्ट हाउस, सेकंड हाउस, थर्ड हाउस? सेकेंड हाउस में भी आप ऐसा मान सकते हैं कि जो उस समय पे जो घर पड़ रहा है, उस घर का जो स्वामी है, उसकी स्थिति कुंडली में कैसी है, ये भी आपका जैसे ही लग्न डिसाइड हो गया तो बाकी आपका क्रम से बाकी सब चीजें डिसाइड। सेकंड हाउस होता किसके लिए वैसे? सेकंड हाउस से देखिए मेनली हम देखते हैं वाणी, धन, कुटुंब, परिवार, आपका जो बैंक बैलेंस होता है वो। अच्छा, ये हम सेकंड हाउस से मुख्यतः देखते हैं। बैंक बैलेंस भी खाली है, सेकंड हाउस भी खाली है मेरा। भोजन करते हैं, आपको चटकारे का कितना शौक है, अगर कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है कि आपका डिसिप्लिन है खाने के ऊपर, अच्छा, तो सेकंड हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो मुख होता है वो भी सेकंड हाउस जो है, अच्छा, तो आपके खाने पीने की जितनी आदतें हैं तो वो भी निर्धारित है कहीं ना कहीं। अच्छा। इसलिए आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत खाते हैं और उनका स्वास्थ्य बिगड़ते जाता है, तो फिर वो आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास में जा रहे हैं तो वो एस्ट्रोलॉजर आपको कहेगा कि खाने पीने पे नियंत्रण रखे, अदरवाइज आपको इस तरीके का रोग हो सकता है। क्यों? कहीं ना कहीं ये कुछ ना कुछ रिलेटेड होता है, क्योंकि हर बात में ना रिलेशन आ ही जाता है। क्यों आदमी बोलते हैं ना किसकी आदतें कभी बदलती नहीं है, क्योंकि वो कुछ लेकर ही आया है, लेके आया है वो। हाँ, बोलते हैं ना आदतें बदलती नहीं है, कुछ भी कर लो भाई साहब, आदमी सुधरता ही नहीं है। उसकी जड़ों में है वो, जड़ों में है। हम कोशिश करें अगर तनों को काटने की, पत्तों को काटने की, तो जड़े नीचे से है वो ये जड़े हैं जो है भाई, जो कर्मा है पिछले जन्मों के जो कई कर्मा है। आप बहुत जन्मों से भैया बीज बोल रहे हो। थर्ड हाउस? थर्ड हाउस का जो गणित रहता है कि आप कितने साहसी हैं। आपका ये जो पार्ट होता है, आपका जो बाहुबल है, उसको थर्ड हाउस से देखते हैं। इसलिए थर्ड हाउस में ऐसा माना जाता है कि अगर जो प्लैनेट्स है वो जो क्रूर ग्रह होते हैं वो बैठे, जैसे राहु, क्योंकि राहु क्या रहता है, वो साम दाम दंड भेद पूरा लगा देगा। अगर सौम्य ग्रह बैठे हैं, जैसे चंद्रमा बैठा है, बुध बैठा है, शुक्र बैठा है, तो व्यक्ति उतना एफर्ट नहीं डाल पाता, वो अपनी चीजों को आगे नहीं रख पाएगा। मेरा तो शनि बैठा है, इसलिए तू जो चीजें रहेगा वो कि नहीं मुझे ये करना है तो उसमें हमेशा अडिग रहेगा। प्रैक्टिकलिटी जिसको कहते हैं। ओके, तो ये तीसरे घर से हम ये चीज देखते हैं, मतलब वो काम करवा ही लेता है, वो काम करवा ही देता है। तभी शनि इतना मेहनत करवाता है। हाँ, और जैसे हम घर की बात कर रहे हैं, और जो लेखक होते हैं, जितने भी लेखक होते हैं, राइटर्स, वो उनका थर्ड हाउस होना अच्छा अति अनिवार्य है। अच्छा, क्योंकि लेखन की जो कला है, जितने पत्रकार हैं जो लिखते हैं, वो वही से देखी जाती है। कोई भी मतलब अगर ऐसा सुन रहा हो राइटर, वो चेक कर सकता है तो उसमें कौन सा उसका प्लैनेट अगर वो अच्छा है तो कौन सा बैठा है। लिखने की कला बुद्ध से देखी जाती है। बुद्ध से, अगर आपका बुद्ध अच्छा है और कोई ज्ञानी के रूप में लिख रहा है, मतलब वो बहुत स्पिरिचुअल चीजें, तो उसका वहां पे कहीं ना कहीं गुरु का संबंध होगा। गुरु का संबंध होगा। हाँ। आपका गुरु है क्या? मेरा थर्ड हाउस में गुरु है। तभी आप देखिए मैच जो गणित है और सौम्य ग्रह है, गुरु और जो चंद्रमा जो है वहां पे, तो मैं किसी और का अहित करके अपना जो कार्य है वो सिद्ध नहीं करता हूँ। अच्छा, क्योंकि मुझे पता है कि ये ऐसा करना जो है वो आगे के जो कर्माज है उसको कहीं ना कहीं बिगाड़ सकता है। तो ऑलवेज रिमाइंड करते रहे कि ये जो पीछे का भी है, लेकिन आगे का भी ख्याल रखना पड़ता है। आगे का एस्ट्रोलॉजी किस चीज का ज्ञान है, ये इस चीज का ज्ञान। चौथे घर में क्या होता है? चौथा घर जो होता है आपका भूमि, भवन, वाहन, प्रॉपर्टी। आप जब पैदा हो रहे हैं तो आपका निर्धारित हो गया घर के आधार पे। अगर वहां पे आपका कोई बहुत ही प्लैनेट की स्थिति बिगड़ी हुई है, आप पूरे एफर्ट लगा लो, आप गाड़ी नहीं खरीद पाओगे, घर नहीं खरीद पाओगे, पूरे कई लोगों की जिंदगी किराए के मकान में निकल जाती है। कितनी मेहनत कर ले, या घर वो खरीदने की कोशिश भी करते हैं तो वो कोई ना कोई केस में चला जाता है। माता जी का भी होता है ना चौथा घर? हाँ, चौथा घर आपकी माँ का है। सबसे जो महत्वपूर्ण आपके जीवन में कोई व्यक्ति होता है तो वो आपकी माँ होती है, उससे आपका संबंध बनता है बचपन में जब आप पेट में रहते हैं। तो अगर चौथा घर अच्छा है आपका तो आपकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओके, हाँ, जैसे हमने राहु की बातचीत करी थी पिछले उसमें भी, तो जो हमने बोला था ना आसक्ति, कि राहु जहाँ पे बैठता है वो पिछले जन्मों की आसक्तियां है। हाँ, तो जिसका भी राहु, हाँ, चतुर्थ भाव में बैठा है, वो अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता।
उसके लिए माँ ही सब कुछ होती है। सो अगर कोई व्यूअर जिसके 4th हाउस में राहु हो तो जरूर बताइए कमेंट में कि आपके रिलेशनशिप और मम्मी के प्रति आपका मतलब कितना लगाव है। हाँ, लेकिन उसमें माँ की हेल्थ जो रहती है वो हमेशा अप एंड डाउन ही चलती है। उसका एक नेगेटिव गणित भी है। तो मुझे इस बात से समझ में आ रहा है कि हमें सारे घर के सबके सारे पेरेंट्स के हमने जेमस्टोन पे वीडियो बनाए, हमने एस्ट्रोलॉजी के, अब सब बनाने पड़ेंगे। जी बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। अनंत टॉपिक है इसमें, प्रेम दो और बनाएंगे भाई साहब। इसी बात पे 5वें नंबर पे चलते हैं। 5वां घर जो होता है वो संतान का होता है, ओके, फेम का होता है, मनोरंजन का होता है। उसके बाद में जो लोग शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, अच्छा, हाँ, उनका भी पंचम से देखा जाता है। आपकी बुद्धि कितना कार्य करेगी वो पंचम से देखा जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति का पंचम ग्रह अच्छा है तो वो नॉलेज को बहुत आसानी से अडॉप्ट कर सकता है। अगर पंचम भाव बहुत पाप प्रभाव में है तो आप देखेंगे किसी को जो मेंटल डिजीजेस हो जाती है वो पंचम भाव प्रभावित होने से होती है। या कुछ आप बोलेंगे ना कि कुछ अच्छा उसका टर्मिनोलॉजी होता है, मानसिक रूप से कुछ लोग बहुत विकसित नहीं हो पाते और चीजों को बहुत धीरे धीरे सीखते हैं, तेजी से नहीं सीख पाते, तो वो पंचम भाव। ओके। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है हर व्यक्ति जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है तो उसको अपनी डिपेंडेंसी अपने बालक या अपनी बालिका, पुत्र पुत्री के प्रति आती है। तो अगर पंचम भाव अच्छा है तो आप ये मान सकते हैं कि आपके जो संतान होगी, आपके जो बालक या बालिका होगी, वो आपका हमेशा सहयोग करेंगे। ओके। आपके लिए एक सहारा बनेंगे। मेरा तो राहु है। राहु है, पंगे हो सकते हैं। राहु है अगर आपका तो आप ये मान के चल सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो बालक रहेगा या वो रहेगा वो आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसा है। और आपकी आसक्ति ज्यादा होगी। आसक्ति इतनी ज्यादा होगी कि वो कोई भी काम करेगा तो आप बेवजह ही चिंतित हो सकता है वो दुख ना भी दे रहा हो, लेकिन आपका इतना होगा कि आप उसकी खुशी में खलल डाल। बच्चों की तरफ जो प्रेम है वो मुझे समझ में आ ही रहा है, काफी कुछ रिलेट किया मैंने एस्ट्रोलॉजी से। हाँ। 6th हाउस। अच्छा, हाँ भाई, आपका बच्चों के प्रति प्रेम इसलिए क्योंकि पंचम से, इसलिए आपको बच्चे पसंद है। बच्चे बहुत पसंद है मुझे, लगाव बहुत ज्यादा है और आप बहुत अच्छे से उनसे डील करते हैं। बहुत अच्छे से कर पाता हूं। जी, वो भी है। 6th हाउस। 6ठा हाउस जो है भाई वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो 6th हाउस है वो जितनी भी सर्विसेज होती है, जो भी नौकरी पेशा जो लोग होते हैं, तो आपका वो जो गणित रहता है या जो कंपटीशन एग्जाम हम लोग फेस करते हैं, चाहे वो पीटी हो, एमपी से रिलेटेड हो या स्टेट का गणित हो, चाहे वो यूपीएससी हो, तो 6th हाउस आपका अच्छा होना अति आवश्यक है। ओके। अगर 6th हाउस आपका अच्छा नहीं है तो आपको नौकरी जो गणित होता है जॉब में आपको परेशानी झेलने को मिल सकती है। प्लस जो आपके कोर्ट के जो केसेस होते हैं, जो भी लिटिगेशन के केसेस होते हैं, वो भी हम 6th हाउस से देखते हैं। लॉ। ओके। आपके ऊपर कोई केस चल रहा है, आपको उसमें सफलता मिलेगी, असफलता मिलेगी। उसके बाद में जो कर्ज होता है, दुश्मनों पे जीत पाना 6th हाउस में आता है ना शायद। शत्रु जो आपके देखे जाते हैं वो भी 6th हाउस पे देखे जाते हैं, आपके कितने शत्रु हैं। और जो ऋण है, अभी आप देखेंगे कितना एक्टिव होता है कि ज्यादातर हम लोग सब लोग ईएमआई पे काम करते हैं। कैश में गाड़ी हो या घर हो बहुत कम लोग ले पाते हैं। तो 6th हाउस है वो आपका जो मैटरनल गणित रहता है, माँ का जो परिवार होता है, भाई है, बहनें हैं, वो भी दिखाता है। अच्छा। और रोग, 6th हाउस का अच्छा होना बहुत आवश्यक है कि आप रोग से कितना लड़ सकते हैं। ओके। जैसे मान के चलिए शनि कहीं से भी संबंध बना रहा है 6th हाउस से, तो आपको वात रोग जरूर होगा, आपको आर्थराइटिस जरूर होगा, आपको गठिया जरूर होगा, आपके घुटनों में दर्द जरूर होगा। ओके। तो ये 6th हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो हमारा टॉपिक है या जो हम शुरू किया है, ये भी पूर्व जन्मों से रिलेटेड है, क्योंकि वो घर में वो प्लैनेट बैठे हुए हैं, ये वहां पे दृष्टि डाल रहे हैं, वो रैंडम नहीं हुआ है। ये सारा कनेक्शन वहीं से है। सारा कनेक्शन पूरा आपस में मिला जुला हुआ है। ओके जी। तो अब आते हैं हम लोग हमारे 7th हाउस पे। 7th हाउस भाई साहब, शादी का घर। और आपके सामने जितने लोग हैं, आप लग्न है, लग्न के सामने 7th हाउस पड़ता है। अच्छा, हाँ। तो आप जितने भी लोगों से डील कर रहे हैं, मैं आपके लिए 7th हाउस हूँ, आप मेरे लिए रिलेशनशिप्स। अगर 7th हाउस अच्छा है आपका, तो आपकी मैरिज, सबसे इंपॉर्टेंट उसको मैरिज के लिए देखा जाता है, साझेदारी के लिए देखा जाता है। आप किसी से बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, तो अगर वो आपके हाउस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और आप जिससे साझेदारी कर रहे हैं, अब वो भी पूर्व जन्म में आपका साझेदार होगा। अगर आपने उसके लिए अच्छा करा होगा तो आप हो सकता है मेहनत कम करे और वो आपको लाभ बराबर दे। और हो सकता है अगर आपके साथ उस व्यक्ति के साझेदारी जो ये साझेदार है, उसके साथ आपके पूर्व जन्म के संबंध जो है वो खटास भरे हैं, तो वो आपको धोखा दे देगा।
आपने देखा होगा कई जगह पे केसेस चलते हैं, विवाह हो गया और फिर एलुमनी वगैरह का जो सिस्टम होता है, आपको हर मंथ ये देना है और आप तो साथ में रह ही नहीं रहे। पिछले जन्म में पंगे लिए थे, मतलब पिछले जन्मों में गणित होगा कुछ ना कुछ, तभी एलुमनी देते हैं बैठ के 50%। और वो चूंकि 7वां जो घर है वो छठे से भी रिलेटेड है, क्योंकि छठा 7वें का व्यय है, 12वां है अपने से। अच्छा, तो वो कोर्ट केसेस जो जाते हैं डिवोर्स के, वो छठे में जाते हैं। आपको बोरिंग करके भी पैसा देना पड़ सकता है, मेंटेनेंस जिसको कहते हैं, डेप्ट लेके, कर्ज लेके पैसा देना पड़ सकता है, कर्ज लेके। और आपको कोई केसेस में जो रहता है ना, दहेज प्रताड़ना या कुछ भी, उसमें आपको भीतर कर दिया जाएगा। ओके, वो भी हो सकता है। हम बात यहाँ पे खुल के कर रहे हैं, तो हो सकता है केसेस असली भी हो, वास्तविकता में दहेज लिया गया हो, मेंटल टॉर्चर किया गया हो, और हो सकता है या तो आपको फंसाया गया हो। इट डिपेंड्स ऑन हाउ द पर्सन वाज इन योर पास्ट लाइफ। कोई भी एक्सीडेंटली नहीं आ रहा है। आप भी मेरे साथ है, मैं आपके साथ हूँ, हम लोग कितने लंबे समय से हैं। जहाँ पे हम लोग रहते थे वहाँ पे बहुत से लोग रहते थे, लेकिन हम लोगों की यात्रा लंबी रही। हाँ, ये मतलब सब रिलेटेड है, सब रिलेटेड है। बैठ के यहाँ पे हम एस्ट्रोलॉजी की बात क्यों कर रहे हैं, ये राहु के थ्रू हम लोग वीडियोस क्यों बना रहे हैं जी, इसका भी कोई ना कोई कनेक्शन, इसका भी रीजन है। कोई भी आपको रैंडमली नहीं मिला है। और रैंडम से बात याद आई, सबसे रैंडम हाउस, हो इस पे इफेक्ट डालना पड़ेगा अभी, डार्क वाला ऐसा पीछे 8th हाउस आ रहा है, लेडीज एंड जेंटलमैन। इसके बारे में आप बताओगे, मैं शुरू करूँ, क्योंकि मुझे लगता ज्यादा नॉलेज है इसकी 8th हाउस भाई साहब। ये 8th हाउस के बारे में ये भाई साहब बताएंगे। बस हम एक शब्द बता देते हैं कि सबसे जैसे रहस्यमय ग्रह राहु होता है, वैसे जो तहखाना होता है, जिसका नीचे कोई आपको फ्लोर नहीं मिलेगा, आप कितने भीतर जा सकते हो, वो 8th हाउस है भाई साहब। 8th हाउस डीप डिप्रेशन है, डिप्रेशन का भी बाप डीप डिप्रेशन, ऑब्स्टेकल का जो बाप है वो 8th हाउस है। द फादर्स ऑफ ऑल फादर्स इज 8th हाउस। 8th हाउस। लेट मी बिगिन अबाउट 8th हाउस। प्रकाश डालूं, क्या डालूं मैं इस पे? 4 घर बैठे भाई साहब, बुध बैठा है, चंद्र बैठा है, सूर्य बैठा है, और मेरा गुरु जिसकी महादशा चल रही है, चारों के चारों वहां बैठे। भैया जीवन में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, इतना सीक्रेटिव है ना, इतना सीक्रेटिव है, कभी क्या कैसे हो जाता है कुछ समझ में नहीं आता है। मतलब पूरा उथल पुथल के साथ अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इतना कुछ भरा हुआ है मेरे जीवन में। जैसे भाई साहब ने बातों बातों में बता दिया होगा, टैलेंट वैलेंट बहुत है, इस फील्ड में आए हैं, वो करने के लिए बहुत कुछ है। इतने राज है इस घर के, कहते हैं इतने राज है, मतलब हाउस ऑफ डेथ कहते हैं इसको, हाउस ऑफ क्या स्पिरिट्स भी कहते हैं, हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं इसको। हाँ, कि आप स्पिरिचुअलिटी में, एस्ट्रोलॉजी में भी आते हैं। आ गए डुबकी मार के, आ गए। जबकि 16, 17, 18 तक आपका कोई गणित ही नहीं होगा। हाँ, 16 में मैं जब पहली बार चेक किया था, आपने एक बात बताई थी मेरे को। किसके बारे में बात बताई थी? 16 में जब आई स्टार्टेड डूइंग एस्ट्रोलॉजी 2016 में, तो मैं इनके उस समय पे हम लोग साथ में नहीं रहते थे। तो जब ये बिल्कुल एक जोशीले, एक नौजवान है, अभी भी बहुत जोशीले है, तो इन्होंने बोला कि आप चेक करिए मेरा वाला। तो मैंने जब चेक किया तो मैंने इनको ऐसा देखा, 8th हाउस में 4 घर। मैंने बोला कि मतलब ये जो चीजें दिख रही है ये पॉसिबल कैसे है, क्योंकि मेरा भी उस समय पे आरंभ था कि ये व्यक्ति जो बिल्कुल मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियलिस्टिक बंदा, ये विरक्ति और डिटैचमेंट और ये अध्यात्म में कैसे प्रवेश करेगा। तो वो जो गणित था उस समय पे, और इसने उस समय के बाद में जो यात्राएं देखी है अपनी, वो तो ये बता सकते हैं कि कैसे कैसे। सिर्फ और सिर्फ मेरे से कोई पूछे ना, मैं क्या भाई देखो 8th हाउस में 4 घर बैठे हैं। 8th हाउस के बारे में डिटेल्ड वीडियोस है, एस्ट्रोलॉजर ने बहुत बात की इसके बारे में, मतलब इतना सीक्रेटिव हाउस है ना। और हाँ, इसमें वैसे बहुत धन का भी आता है, आपको बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है, छुपी प्रॉपर्टी, क्या इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, पैतृक संपत्ति, लकी बंदा भी, लकी ड्रॉ जो होते हैं उससे भी पैसा आ सकता है। तो मतलब इतना सीक्रेट है, मतलब अच्छा है तो अच्छा भी बहुत ज्यादा अच्छा है, बुरा है तो ऐसा बुरा। क्योंकि 8th हाउस के बारे में एक और बता दूं, बच्चन साहब के 5 घर है ना शायद। हाँ, बच्चन साहब का भी जो 8th हाउस है उसमें काफी सारे जो ग्रह है वो बैठे हुए हैं। 5 ग्रह है जहां तक इन्फॉर्मेशन है इंटरनेट पे। और लॉन्जिटिविटी जो रहती है, उम्र के लंबा होना, इतनी सारी बीमारियों के बाद में भी उनकी ऊपर किसी ने घुसा मार दिया था कुली के सेट पे, तो उनका जो लीवर है वो डैमेज हो गया था। उसके बाद में भी जिस ऊर्जा के साथ वो व्यक्ति काम करते हैं अभी भी, आफ्टर 80। धर्म जी का भी होगा, ऊपर ही होगा फिर। धर्म जी का तो 19 हाँ, लेकिन वो भी ऊपर ही होगा, मतलब अपन का भी लंबा है। लेकिन धर्म जी ने जो एक बोलते हैं ना, इतनी डिजीजेस शायद फेस नहीं करी। ओके, अच्छा, हाँ, डिजीजेस के साथ। हाँ, क्योंकि वो क्या है, बहुत जो क्रॉनिकल डिजीजेस होती है, लंबे समय चलने वाली, और वो 8th हाउस से हम लोग देखते हैं, और रहस्यमय चीज है। तो बच्चन साहब के अंदर जो ऊर्जा है, जो लॉन्जिटिविटी, उम्र और मृत्यु दोनों ही इससे देखते हैं 8th हाउस से। ओके। और चूंकि 8th हाउस में प्लैनेट ज्यादा है,
तो ये आप ऐसा देखेंगे कि ये धन भाव पे भी दृष्टि डालते हैं, तो धन भी अचानक से आएगा, जैसे उनके पास केबीसी से आया। आप मतलब 90 करोड़ का कर्ज था शायद, वो भी 2000 के पहले, वो 90 करोड़ अभी 300 करोड़ होगा। वो व्यक्ति ने 90 करोड़ का कर्ज चुका के अभी 3500 करोड़ की वर्थ बनाई है। तो 8th हाउस तंत्र मंत्र का भी है। हमारे धन कहाँ है? आपके पास में भी जो धन है वो आएगा तो एकदम से आएगा, आपके पास छोटा अमाउंट नहीं आएगा कभी। हाँ, नहीं आता। और जाएगा भी तो आपको लगेगा कि ये क्या चल रहा है। हाँ, जाएगा तो ऐसे गायब हो जाता है, फिर गायब हो जाता है। तो 8th हाउस के बारे में जो भाई साहब की पूरी जर्नी रही है, इनकी पूरी जिंदगी जो है वो 8th हाउस पे चलती है। तो जब तक गुरु वहां पर रहेगा, जब तक महादशा है गुरु की, तब तक उसका इफेक्ट तो रहेगा ही रहेगा। हाँ, उसके इफेक्ट से बच नहीं सकता मैं। नहीं, फिर अंतरदशाएं भी जब चलेगी, आपका मान लो 8th से कोई बाहर भी निकल गए, तो भी कहीं ना कहीं आपका वो कभी जाना नहीं है। अभी तो मून चल ही रहा है, अभी 8th हाउस में ही बैठा है। 8th में बैठा है। आजकल सिक्रेटिव ही चल रहा है सब कुछ। सब सिक्रेटिव भैया। फिर 8th तो हाउस ऐसे 8th हाउस से मतलब ऐसे क्या हम लोग जोड़ सकते हैं पिछले जन्मों के, कि कैसा कर्म रहे होंगे? 8th हाउस देखिए, कहीं ना कहीं आपने कोई चीज के प्रति बड़ी रिसर्च करी है। ओके। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में या स्पिरिचुअलिटी में आया है, तो ऐसा सडनली नहीं आया। अच्छा। जो ये प्रश्न जागे होंगे कि हु एम आई, मैं क्या हूँ, मेरे पास पैसा क्यों आ रहा है, किसी के पास क्यों नहीं आ रहा है, तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं उसने उसके बीज बोए हुए रहते हैं। अच्छा, ये सब पहले से कर रहा हूँ मैं। हाँ, आपका ससुराल भी 8th हाउस है। ससुराल 8th हाउस है। yes. अगर आपके पत्नी से संबंध अच्छे हैं पर ससुराल से संबंध अच्छे नहीं है, तो ये मान के चलिए आपका 8th हाउस खराब है। अच्छा। आपकी जो पॉलिसीज होती है, LIC पॉलिसीज, जितने भी गणित होते हैं, वो 8th हाउस है। ओके। जितने भी ये रॉ के एजेंट होते हैं, जो अंडर कवर कॉप्स जिनको कहते हैं, वो भी 8th हाउस है आपका। अच्छा। आपकी पैतृक संपत्ति आपको प्राप्त होगी कि नहीं, वो 8th हाउस है। पैतृक उधर से भी हो सकती है? किधर से? लड़की की तरफ से भी हो सकती है। जनरली हम अपनी वाली देखते हैं। हेलो अमीर लड़कियां, कहाँ हो तुम? उसके बाद में जो आप देख सकते हैं, जो रिसर्च फील्ड के लोग होते हैं, जितने भी रिसर्च करने, कोई भी फील्ड हो, PhD हो, रिसर्च कोई भी फील्ड हो, उनका जो 8th हाउस है वो स्ट्रांग मिलेगा। अच्छा। तो 8th हाउस अगर आपका है, तो आपको हमेशा बहुत खोजी प्रवृत्ति के, जिज्ञासु प्रवृत्ति के आप रहेंगे। आपको डीप डिगिंग पसंद होगी। हाँ, बहुत ज्यादा। आपको खोदना, खोद के निकालना, हाँ, खरोजना बहुत पसंद है जी। ऊपर की लेयर पे कुछ नहीं छोड़ते ऐसे लोग। ऊपर की लेयर पे आप नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। और ये पिछले जन्मों से कंटिन्यू होता आ रहा है? हाँ, हर चीज पिछले जन्मों से कंटिन्यू है, लेकिन इसके जो बीज है, क्योंकि इसका जो तहखाना है वो बहुत गहरा है। अच्छा। तो इसमें आपको बहुत लंबा जाना पड़ेगा 8th हाउस में। बहुत लंबा है। 8th हाउस के बारे में भी एक अलग से बनाते हैं वीडियो। चलते हैं अभी 9th हाउस पर। 9th हाउस भाई साहब, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हाउस, क्योंकि पिछले जन्मों से रिलेटेड कर रहे हैं, तो वो भाग्य भाव है। ओके। जो 9th हाउस है वो आपका भाग्य का घर है। अगर आपका भाग्य अच्छा है तो आपको सभी चीजें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। अगर 9th हाउस जो होता है आपका अच्छा है, तो आपका जो रुझान है वो धर्म के कार्यों के प्रति। शी लव्स मी नॉट, वो वाला लकी हो कि नहीं, लकी है कि नहीं। और जितने भी धार्मिक यात्राएं होती है, अच्छा, जो आप वैष्णो देवी जाते हैं, आप केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, तो जिनका 9th हाउस कहीं ना कहीं शुक्र से या गुरु से दृष्ट है, या शनि से दृष्ट है, या शनि से बैठे हुए शनिदेव, तो उनका धर्म कार्य के प्रति बड़ी रुचि रहती है उनकी। जैसे आप गुरुद्वारे जाते हैं, बिल्कुल, आपको सेवा करने का बहुत मन होता है गुरुद्वारे में, बिल्कुल। तो शुक्र है ना मेरा वहां पर। शुक्र है। मैं अपनी बात इसलिए करता हूँ कि मेरा रिलेटेड है, और शनि की दृष्टि भी है। शनि की दृष्टि है, मंगल साथ में है वहां पर। और यात्रा भी दिखाता है, धार्मिक यात्राएं जो होती है वो भी 9th हाउस से देखते हैं। चालू आपका पिता जो है, आपके पिता भी 9th हाउस से देखते हैं। अच्छा। आपकी माँ है 4th हाउस, आपके पिता 10th हाउस भी होते हैं, लेकिन वो माँ के हस्बैंड है। अच्छा। तो 10th और 9th हाउस दोनों का कॉम्बिनेशन पिता बताता है। ओके। क्योंकि हो सकता है आपका किसी का डिवोर्स हो गया हो, फिर हस्बैंड अलग हो गए। अच्छा। लेकिन पिता के लिए 9th हाउस देखा जाता है। ऐसा है। और मतलब इस ऐसे इंसान का पिछले जन्मों में भी काफी धार्मिक में रुचि रही होगी। धार्मिक में रुचि है, अगर अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं। अगर वहाँ पे अच्छे प्लैनेट बैठे हुए तो आपका भाग्य अच्छा होगा। और अगर आपका जो प्लैनेट है वहाँ पे, या जो घर है, नवा घर अगर आपका अच्छा है, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा होगा। ओके। कम एफर्ट्स के बाद में, इसलिए जो नवा घर भाग्य का और तीसरा घर जो मेहनत का है, उनका आपस में संबंध है। कि अगर पिछले जन्म में आपकी मेहनत बहुत अच्छी है तो भाग्य अच्छा है। आपस में एक दूसरे के सामने बैठे रहते हैं। मतलब सिंपल सी बात है, शनि की महादशा में अपने को बहुत सारी सक्सेस मिलने वाली है, आपको लकी होने वाले हैं। शनि की महादशा में आपको जो स्टेबिलिटी है, गुरु में जैसे 8th हाउस में है, क्योंकि सिक्रेटिव है, तो दे रहा है फिर डुबा रहा है, दे रहा है डुबा रहा है, वैसे वाले लहर चल रहे हैं। लहर चल रहा है। और आपकी जो 7 नंबर की कुंडली है, उसमें जो शनि है वो ज्यादा सबसे बेस्ट रहता है। हाँ। इसके बारे में तो वेल रिसर्च किया हुआ है, तुला लगने वाले तो बता सकेंगे इसके
बारे में, तुला लग्न जिनका है, जिनका शनि बहुत ही तगड़ा रहता है। सो 9th हाउस है, फिर उसके बाद 10th हाउस। 10th हाउस जो है वो आपका जो प्रोफेशन होता है, प्रोफेशन, जो आपका करियर होता है। अगर 10th हाउस आपका अच्छा नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको जो धन कमाने में, करियर की स्टेबिलिटी में बहुत दिक्कत जाएगी। अच्छा। और अगर 10th हाउस आपका अच्छा नहीं है तो आप कहीं भी काम कर रहे होंगे तो वहां पे आपके जो सीनियर्स वगैरह भी है उनसे भी आपकी नहीं जमेगी, आपको ऐसा लगेगा आपका शोषण हो रहा है, क्रेडिट छीन लिया जाता है क्या ऐसे लोगों? क्रेडिट छीन लिया जाएगा और उनको बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद में बहुत छोटे लेवल का पैसा प्राप्त होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो 10th हाउस को बहुत अच्छा रखना जो मटेरियल सक्सेस के लिए 10th हाउस आपका अच्छा होना बहुत आवश्यक है। 10th हाउस में अच्छे ग्रहों का प्रभाव होना बहुत आवश्यक है, तो ही आप अपने करियर में स्टेबिलिटी ले सकते हैं। इसलिए 10th हाउस में कितने भी ग्रह बैठे रहे वो अच्छा है। कौन कौन सा प्रोफेशन चुने वो भी होता है क्या 10th हाउस से कि नहीं? होता है ना। 10th में मान के चलिए आपका शनि बैठा हुआ है तो जनरली ऐसा बोला जाता है कि आप हमेशा जॉब करिए। अच्छा अच्छा। क्योंकि बिजनेस अगर आप करेंगे तो शनि की जो 10th दृष्टि है, शनि जो है वो प्लैनेट जो है वो डिटैच करने वाले हैं, तो आपका जो पार्टनरशिप हाउस पे उनकी दृष्टि आएगी और जो व्यवसाय भाव है आपका 7वां भाव, वो जगह पे आपका काम नहीं बनेगा। मेरा तो खाली है आपका 10th हाउस, लेकिन आपका शनि दशम में नहीं बैठा है ना। अच्छा। शनि का दशम में अगर शनि दशम में बैठे हुए हैं तो आपको जॉब करना ही चाहिए। आपको जीवन में वो एक बार बड़े लेवल पे जॉब करना। ये खाली वाली बात मुझे इसलिए याद आई क्योंकि बहुत लोगों का जैसे हाउस तो बता रहे हैं हम लोग, लेकिन बहुत लोगों के हाउसेस में कुछ प्लैनेट ही नहीं होते, खाली होते हैं। अगर कोई आपका जो घर है वो खाली है तो मान के चलिए वहां पे 1 अंक लिखा हुआ है 10वें घर में, तो 1 अंक के जो स्वामी होते हैं वो मंगल देव होते हैं। ओके। अब आपको 12 घरों में उसकी स्थिति चेक करनी पड़ेगी। अच्छा। अगर वो जो मंगल है वो 8th हाउस में चले गए, जो उसका स्वामी है, हाँ उसका जो स्वामी है 1 नंबर लिखा है या जो भी अंक लिखा है उसके जो स्वामी है राशि के, अगर वो 8th में चले गए तो आपको करियर में बड़ी दिक्कत जाएगी, आपका आसानी से करियर नहीं बने। अगर वो 11th में चले गए तो लाभ का भाव है, अच्छा पूर्ति का भाव है। अगर कोई प्लैनेट नहीं है वहां पे तो वो राशि के स्वामी को आपको देखना पड़ेगा। 11th हम लोग 11th पे आने ही वाले थे। 11th इच्छा पूर्ति। 11th जो हाउस है भाई वो बहुत महत्वपूर्ण है। 11th आपका जो इच्छा पूर्ति होती है, लाभ है, वो दर्शाता है। अच्छा। आपके बड़े भाई जो है, आपके बड़े भाई बहन वो 11th हाउस से देखे जाते हैं। अच्छा। 11th हाउस में अगर आपके अच्छे ग्रह बैठे हैं तो आपको बहुत कम मेहनत के बाद में सफलता प्राप्त हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि वो इच्छाओं की पूर्ति देता है। ऐसे कुछ कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, उसकी कुंडलियां उठा के लाता हूँ मैं। अगर 11th हाउस में जैसे आपका केतु है, पंचम में राहु है तो 11th में केतु हो जाएगा। तो केतु जहाँ पे भी बैठेगा तो आपका जो इच्छा है वो आसानी से पूर्ण नहीं होगी। आप जब इच्छा का मोह छोड़ दोगे तब मिलेगा, तब एकदम से आपके पास काम आ जाएगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छे से पता है। तो 11th हाउस आपकी इच्छा पूर्ति है, आपका लाभ स्थान है, आपके बड़े भाइयों का स्थान है, तो 11th हाउस का अच्छा होना भी बहुत आवश्यक है। वो फिल्म का सीन है ना, वो रेत को जोर से पकड़ो तो वो रेत सिरक जाती, जिस चीज के पीछे पड़ जाओ हाँ तो वो उसको निकल जाती, जल्दी निकल जाती। तो और ऐसा एक कथा भी है कि रावण ने जो जितने प्लैनेट्स थे उनको बंदी बना लिया था। हाँ। और उन्होंने इस तरीके से गणित किया था कि पूरे के पूरे जो ग्रह है, क्योंकि 11th हाउस में सभी ग्रह जो रहते हैं वो अच्छा प्रभाव देने के लिए बाध्य रहते हैं। अच्छा। तो रावण ने पूरे प्लैनेट्स को 11वें भाव में इकट्ठा कर दिया था। इसलिए जो मेघनाथ था, जब वो पैदा हुआ तो मेघों की जैसी गर्जना हुई, इसलिए उसका नाम मेघनाथ रखा गया। फिर जब उसने इंद्र पे विजय प्राप्त करी, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया था कि इन्होंने बंदी बना लिया था रावण को, तो इंद्रजीत ने अकेले फतेह कर दिया था इसको, स्वर्गलोक को। अच्छा। तो वहां से उसका नाम पड़ा इंद्रजीत। ओके। क्योंकि उनका जीत निश्चित था, क्योंकि उनके पूरे ग्रह 11वें घर में बैठे हैं। लेकिन शनिदेव से पंगा ले लिया उन्होंने। शनिदेव से जो पंगा गलत बंदे से पंगा ले लिया भैया, गलत बंदे से पंगा ले लिया। तो ऐसा बोलते हैं कि शनिदेव ने उस समय पे 11वें घर से एक जो अपना पाव है वो 12वें घर में बढ़ा दिया और वक्र दृष्टि घुमा के डाल दी 12वें घर में। अच्छा। तो उसी समय पे उनका जो लक्ष्मण जी ने जो वध किया था युद्ध में, नहीं तो वो अजय थे, इसलिए उन्होंने 2 बार, एक बार नागपाश में बांध दिया था, एक बार घात मारी थी। अच्छा। जिसके लिए हनुमान जी फिर संजीवनी बूटी लेके आए थे। ओके। तो अगर वो एक तरफ में पैर, क्योंकि उनको तो कर्म का फल देना ही है शनिदेव, तो इसी वजह से वो अजय माने जाते हैं। वक्र दृष्टि जो बोलते हैं फिर शनि की, वहां से वक्र दृष्टि जिसको कहते हैं। ओके। वो पड़ गई थी 12वें घर में। तो इस वजह से ही मेघनाथ का वो, जब भी उनका सेकंड और कांटा आया था उस समय पे लक्ष्मण जी ने उनका वध किया। गेम ओवर। और फिर आते हैं 12वें घर पे। बिल्कुल। 12वां घर भाई साहब
मोक्ष, जैसे पहले घर से यात्रा चालू होती है ना, फिर आप धन कमाते हो, रिश्ते जाते हो, माता है, पूरा का पूरा जब चक्र घूमता है तो 12वां घर होता है मोक्ष का भाई। अच्छा, पहले आप ये भी देखिए कितना गणित बना हुआ है। 12वां घर मेरा खाली है, अभी मोक्ष नहीं मिलने वाला मेरे को। मोक्ष के लिए कुंडली जो कहती है कि 12वें में अगर शनि और या केतु हो। शनि तो नहीं आपका? मेरा शनि ही है लास्ट, ऐसा इसमें ज्योतिष में बोला जाता है। हाउ लकी यू आर, दिस इज लास्ट, ही इज गोइंग आफ्टर दिस। हाँ जी, तो जैसे पहले से चालू है 12वें पे खत्म है, तो 12वां जो ग्रह आपका घर होता है वो मोक्ष का माना जाता है। आपका व्यय का घर है ये, आपका जो खर्चे रहते हैं ना, आपके पास पैसा आएगा और यूं निकल जाएगा, वो 12वां घर है। व्यय का इंग्लिश एक्सपेंडिचर। अच्छा, किसी के पास पैसा आता है पर टिकता नहीं है। हालांकि सब लोग बोलेंगे भैया हमारे पास भी नहीं टिकता। तो आप भी बहुत खर्चीले हो, मैं भी बहुत खर्चीला हूं। अपन लोग बहुत खर्चीले हैं। आएगा मतलब अपने आमदनी है अठन्नी, खर्चा रुपया 2 रुपया, खर्चा 2 रुपया नहीं 5 रुपया, आजकल के इसमें 5 रुपया, आजकल के इसमें 5 रुपया। तो हम लोगों का ऐसा गणित रहता है कि हम लोग अपना जो भी रहता है वो अपना जीवन जीते हैं। हॉस्पिटल का जो खर्चा होता है, आपकी जो बाई आंख होती है वो 12th हाउस है। हॉस्पिटल मोक्ष से रिलेटेड वो वहां से? हाँ, हॉस्पिटल जो है वो आपका 12th हाउस है। दैट इज द लास्ट प्लेस वेयर यू गो। हाँ, और व्यय जो आपका होता है वो आपका 12th हाउस है। और ये जो विदेश यात्रा है, जो लोग विदेश जाते हैं, विदेश में सेटल हो जाते हैं, वो भी आपका 12th हाउस है। अच्छा। अगर आपका लग्नेश 12वें घर में चला गया तो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर सीधे बोलेगा आप एक बार फॉरेन में जाके ट्राई करिए। अच्छा। आपका भाग्य वहां पे है। ये पिछले से कैसे कनेक्टेड है वैसे 12वां घर पिछले से ऐसे कनेक्टेड है कि मेनली इसको मोक्ष का घर बोला गया है। अच्छा। तो हर व्यक्ति की जो अंतिम यात्रा है, किसी को अभी रियलाइज होगा, क्योंकि हर व्यक्ति अपने जन्म के अंक में भी अलग अलग है। किसी का 50वां हो सकता है, किसी का 5000वां हो सकता है, किसी का 5 लाखवां हो सकता है। तो जो चालू होके जहाँ पे खत्म होना है तो अंत वहीं पे होना है व्यक्ति का। ओके। तो आप कहीं से भी करते हुए जा रहे हैं, आपको 12वें तक पहुंचना है। अच्छा। 12वें में आपका कौन सा प्लैनेट बैठता है? शुक्र बैठ गया, मतलब आपको भोग विलास मिलेगा। अच्छा। 12वें में एकमात्र ग्रह शुक्र ऐसा बोला जाता है जो आपको अनंत जो भोग विलास लग्जरी दे सकता है। एकमात्र ग्रह। 12वां ग्रह आपके संभोग का भी घर है। अच्छा। जो पति पत्नी का जो बेडरूम होता है वो आपका 12वां घर है। अच्छा। तो मतलब 12वें में अगर किसी का राहु बैठा है, किसी जातक या जातिका का, आप ये बोल सकते हैं कि बेडरूम के अंदर के उनकी कला ज्यादा होती है। अच्छा। बेडरूम का जो सुख है उसमें जो भी रीजन हो वहां पे उनकी आपस में बनती नहीं। अपना तो खाली है तो फिर उसके लॉर्ड को फिर दृष्टि किसकी पड़ रही है? अच्छा, अपना 12 का पता नहीं कौन लॉर्ड है, याद नहीं मुझे। 6 नंबर बुध लॉर्ड है, वो भी उसमें चला गया है, 8th में चला गया। तो मतलब उसका मतलब क्या है? 8th में चला गया है मतलब त्रिक भाव में चला गया, अच्छे भाव में नहीं गया। अच्छा। उसका मतलब अगर किसी का 12वें का स्वामी 11वें में बैठा है तो ये मान के चलिए आपका जो चीज की आप इच्छा कर रहे हैं वो आपकी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। अच्छा। संभोग के मामले में। अच्छा। जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ प्ले बॉयज होते हैं, उनको लगता है कि नहीं यार, तो वो अपनी बातों में रिझा लेते हैं, तो वो इस तरीके से इम्पैक्ट करता है वो जो चीज है। 12th इज द फाइनल डेस्टिनेशन। 12th इज द फाइनल डेस्टिनेशन। मोक्ष की प्राप्ति, मतलब अभी टाइम है अपने को। हाँ, और तो ये 12वां घर जो होता है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी लोग अपना वो करना चाहते हैं, फॉरेन वगैरह भी जाना चाहते हैं, तो उनको अपने 12वें घर को देखना अनिवार्य होता है। ओके। तो सारे घर हम आई थिंक हमने कवर कर ही लिए हैं, और धीरे धीरे सारे घरों का एक अलग अलग सेगमेंट, तो अब सारे वीडियोस हम लोग धीरे धीरे पेश करना शुरू करेंगे। डिफरेंट प्लैनेट, डिफरेंट हाउसेस, कौन किसका लॉर्ड, कौन कैसा कैसा, बड़ा कॉम्प्लेक्स और कुंडली और बहुत लंबा एनालिसिस है। हाँ, हम लोग कोशिश करते हैं कि चीजों को एक डिस्कशन के रूप में, एक जो वार्तालाप होता है उसमें एक सरल रूप में, बिना बहुत ज्यादा सीरियस हुए ये बंदा है तो सीरियस होने का सवाल ही नहीं बनता है। सीरियस होके क्या कर लोगे यार, हंसते खेलते रहो, कोई दिक्कत नहीं, सब जो होना है जब समय पे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और ज्यादा जानकारी के लिए अगर कुछ दुख हो जीवन में, किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करना चाहते हैं तो फोन मिलाओ, नंबर दे देंगे। हाँ, डिटेल में बताइएगा उनको, और थोड़ा धन भी कमाइएगा वहां से, बिना धन के कुछ नहीं होता। हाँ, धन तो अनिवार्य है। लक्ष्मी जो है, शुक्र जो है वो लक्ष्मी है, और हर चीज के लिए धन की आवश्यकता होती है। हाँ। और लक्ष्मी की आवश्यकता होती है। हाँ। और ये बात याद रखो, किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके मत नहीं कि ये बता दो हमको फ्री में, ऐसा नहीं है यार। अगर वो एस्ट्रोलॉजर बताने लग गए तो फिर वो आपको कुछ दे रहे हैं, जब वो आपको एक पैसे ले दे के ना, तो फिर उनका वहां पे कट जाता है, तो वो कर्म बना लेंगे। इस पे बहुत अच्छा अभी मैंने कहीं पढ़ा था
कोई बहुत बड़े मोटिवेशनल गुरु है जो अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं करे हुए हैं। ऐसा मैंने पढ़ा था कि उन्होंने भी कोई डिप्रेशन की पोस्ट डाली थी कि आई एम इनटू डिप्रेशन, संदीप माहेश्वरी, हाँ, आई एम टेकिंग पिल्स, ऐसा उसमें डाला था मुझे। तो मैंने उस समय पे, और मुझे बहुत पहले से ऐसा लगा था कि अगर वो चीजों को वो नहीं कर रहे, क्योंकि आप प्रारब्ध में कहीं ना कहीं खलल डाल रहे हैं। मान के चलिए कोई एस्ट्रोलॉजर के पास कोई व्यक्ति गया, उसका विवाह नहीं हो रहा है, तो उसके कर्म नहीं है पूर्व जन्मों के, उसने कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन में बहुत उत्पाद मचाया है। अब एस्ट्रोलॉजर जो उपायों के द्वारा वो को बदलने की कोशिश कर रहा है, आपके प्रारब्ध रेजोल्यूशन देने की कोशिश, तो वो जो ऊर्जा है वो उसकी तरफ फ्लो होती है। हाँ। इसलिए जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं उनको आप पैसा देके वो जो कर्म कैंसिल करना जरूरी होता है। वहां पे आपने रेजोल्यूशन दे दिया, उसके पैसे ले लिए, दैट बिकम्स अ प्रोफेशन, दैट बिकम्स अ बिजनेस। तो वहां पे उसको खत्म, एवरीथिंग इज गिव एंड टेक। ये नहीं कि आप किसी से लेते जा रहे हैं या आप किसी को देते जा रहे हैं, वैसा नहीं होता। एक वो बना हुआ है तराजू, सृष्टि के नियम से मत, सृष्टि मीन्स यूनिवर्स, उसके नियम से मत खेलो। सूरज उगता है तो डूबता भी है, तभी उगेगा। हाँ। तो ये भी चीज बहुत अनिवार्य है कि आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाए तो उनकी जो भी एक कंसल्टेशन फीस होती है वो आप उन्हें दे। और कर्मास की जो थ्योरी है, ये पूरे टॉपिक का गणित ही ये था कि कर्मा की जो थ्योरी होती है और हम उनको कैंसिल करके ही पहले भाव से 12वें भाव की तरफ बढ़ सकते हैं। ओके। क्योंकि अगर कर्मा कैंसिल नहीं होंगे तो ये जन्म मरण का जो चक्कर है ये चलता रहेगा। जैसे आशुतोष राणा बोलते हैं ना, अरे वो मैं इंसान नहीं हूँ, आप जैसे जैसे सूरज बढ़ेगा, अरे जाहिर जिसने धरती पे जन्म लिया है उसे मरना ही पड़ेगा। ये फिल्में भी हमें बहुत कुछ सिखाती है, धीरे धीरे समझ में आ रहा है, धीरे धीरे। तो रिसर्च करिए इसके बारे में और जानकारी पाइए, और किस्मत के बारे में, एस्ट्रोलॉजी के बारे में और ज्ञान पाइए, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, हर चीज के बारे में ज्ञान पाओ भाई। साइंस के बारे में भी ज्ञान पाओ, एस्ट्रोलॉजी के बारे में भी ज्ञान पाओ, सब चीज। अपनी आंखें कान खुला रखो सब कुछ, और इसी खुले से अपना दिल भी खुला रखो और प्यार दो, लाइक्स दो, सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखो। मिलते हैं अगले वीडियो में। डू टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। बाय।